तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेटीपी क्लासेस। कल हमने किया था बच्चा जी फोर्स ड्यू टू अ पैरेलल करंट कैरी कंडक्टर। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। कल तक हमने बच्चा जी फोर्स क्या लग रहा था अगर दो करंट कैरी कंडक्टर, उनमें से करंट सेम साइड को है या ऑपोजिट साइड को, उसका मैग्नीट्यूड फोर्स का हमने पता कर लिया था। तो वो मैग्नीट्यूड क्या था, एक बार हल्का सा लिख लें बच्चा जी। फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास था μ0/4 पहले का करंट, ओके, साथ में था 2/r था, और साथ में था दूसरा करंट और उसके साथ उसकी लेंथ। अगर यूनिट लेंथ थी तो L की वैल्यू 1 है, अगर लेंथ की वैल्यू है तो वो साथ में लग जाएगी। ओके, तो ये था फोर्स की वो जो वैल्यू हमारे पास, जो हमने बच्चा कल पता की थी। आज क्या करेंगे, अभी ध्यान से समझना बच्चे, उसी के स्पेशल केसेस है जो हम आज कर रहे हैं। वो क्या है, व्हेन बोथ द कंडक्टर्स आर नॉट ऑफ सेम लेंथ। कल किया था दोनों की लेंथ क्या थी, L1 L2, और दोनों की दोनों मानकर चले थे कि सेम लेंथ के हैं। बट आज बच्चा कि हम करेंगे कि अगर लेंथ दोनों की सेम ना हो तो क्या होगा। तो एट दैट टाइम आपने बच्चा एक बात ध्यान में रखनी है, वो क्या कि फोर्स ऑन L1 या फोर्स, अच्छा बड़ा लिख लें, फोर्स ऑन L1 या फोर्स ऑन L2 डिपेंड है कि किस साइड को करंट जा रहा है। सेम साइड को है तो डायरेक्टिव, तो इसके ऊपर कितना लगेगा, वो इक्वल्स टू इसके ऊपर भी उतना ही होगा। बट वो होगा कितना, ये जो हमारे पास था μ0/4 2I1 I2/R, जो छोटी लेंथ होगी, जिसकी जो भी कंडक्टर की छोटी लेंथ वाला होगा वो साथ में लगेगा। मान लो L1 छोटा है तो मैं यहां पर इसको L1 लगा लेता हूं। बात समझ में आई बच्चा जी, बात समझ में आई। दोनों में से जो छोटे वाला होगा वो साथ में लगेगा। चाहे आप बड़े के ऊपर फोर्स देख लें कि छोटे ने बड़े के ऊपर लगाया, वो भी कितना लगाएगा। अगर उसकी लेंथ ही इतनी है बच्चा जी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी के अकॉर्डिंगली उतनी ही पैदा करेगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी तो साथ वाला जो बड़े वाला था उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ही उतनी लगी, तो बच्चा जी वो भी फोर्स उतना ही बनाएगा, चाहे वो बड़े वाला छोटे के ऊपर बनाए, छोटे वाला बड़े के ऊपर बनाए। मैग्नीट्यूड फोर्स का रहेगा कितना, एक जितना ही। कैसे, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है, दोनों के ऊपर हमने ऐसे लगाकर देखा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ओके, तो इसने बच्चा जी इसकी लेंथ इतनी है तो इसने मैग्नेटिक फील्ड भी इतनी जगह पर पैदा करनी है, इतनी जगह पर पैदा करेगा। तो इसका तो मतलब वैसे भी कुछ नहीं बन रहा। डन। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी बच्चा जी कितना होगा, जितना इसके ऊपर लगता होगा। ओके, और अगर ये वाला बना रहा है, ये बना रहा है बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके ऊपर लगे तो इसकी लेंथ भी इतनी है। ये जो एक्स्ट्रा बनाता जाए तो उसे इसके साथ मतलब क्या, इसके ऊपर तो इतनी जगह पर ही लगेगी ना। सो देयरफॉर बच्चा जी छोटे वाली लेंथ होगी वो उसके साथ लगेगी, चाहे आप बड़े वाले के ऊपर फोर्स चेक करें चाहे छोटे वाले पे चेक करें। बट लेंथ जो साथ में लगाकर आप चलेंगे बच्चा जी वो छोटे वाले की लगानी है हमेशा। डन, क्लियर। सेकंड, किसी पॉइंट के ऊपर जाकर बच्चा जी, मान लो यहां पर कोई एक्सिस है, ओके, यहां पर कोई एक्सिस है और ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर अटैच्ड है, ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर अटैच्ड है। बट बच्चा जी करंट क्या है, एक बार इस साइड को जा रहा है, दूसरे में से इस साइड को। इसका मतलब दोनों एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे एक ही साइड को करंट जा रहा है और बाद में भी एक ही साइड को निकल गया। मींस उस पॉइंट की ओर दोनों साइड से करंट आ ही रहा है, तो उस पॉइंट के बाद वो करंट जाएगा भी उन्हीं दो रास्तों से। तो अगर ऐसे ही कोई केस हो तो बच्चा जी क्या बनता होगा, आप खुद करके देखें। यहां पर लगाकर देखें तो करंट इस साइड को जा रहा है, तो यहां पर भी करंट इस साइड को जा रहा है। तो मतलब क्या बच्चा जी, दोनों एक ही साइड को करंट जा रहा है, तो ये कैसे होंगे शो। तो ये जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये जो एंड्स हैं इसके, वो बच्चा जी क्या कोशिश करेंगे, ये इस साइड को तो ये इस साइड को जाने की कोशिश करेंगे। अट्रैक्टिव नेचर। डन। अगर कोई ऐसा केस हो तो इसमें क्या होगा, करंट इस साइड को और ये इस साइड को जा रहा है। एट दैट टाइम क्या होगा, ये इस साइड को मतलब ये ऐसे, ये इस साइड को मतलब ये ऐसे। अभी ध्यान से एक और इसके अंदर जो केस छुपा है वो क्या, करंट इस साइड को। बट अगर आप ये दो थिंग्स छोड़कर इन दोनों के बीच में देखिए, ये करंट इस साइड को आया,
और ये करंट इस साइड को जा रहा है, मतलब इन दोनों को ऐसे करके देखें, ऐसे एक आ रहा है एक जा रहा है, मीन्स ऐसे हो जाएंगे, एक आ रहा है एक जा रहा है, तो ये रिपल्सिव होंगे, तो बच्चा जी यहां से रिपल्सिव भी आएंगे, तो रिपल्सिव भी तो आ रहे हैं। और यहां पर ये दोनों एक ही साइड को लिख रहे हैं तो अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और यहां पर बच्चा जी कैसे, ये इस साइड को है, ये इस साइड से जा रहा है, ऑपोजिट नेचर, तो बच्चा जी कैसे होंगे, रिपल्सिव। कैसे होंगे, रिपल्सिव। तो यहां पर देखें इन दोनों के लिए एक ही साइड को, तो ये आपस में कैसे होंगे, अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव हो रहे हैं कि नहीं, बात समझ में आ गई। लास्ट है हमारे पास फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ का मतलब क्या था, फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का लगता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। एक्शन का रिएक्शन होता है बट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग। तो यहां पर भी ऐसे ही तो हो रहा है, वो क्या, करंट सेम साइड को फ्लो करता हो तो फोर्स लगेगा इस साइड को और इस साइड को, डन लगेगा ना। तो इस साइड को डिपेंड है, लेंथ मान लो दोनों की सेम है, दोनों की एक जितनी है, तो इसके ऊपर फोर्स इस साइड को उतना ही लगेगा, इसके ऊपर फोर्स उस साइड से उतना ही लगेगा। तो बच्चा जी क्या हुआ, दोनों एक इस साइड को लग रहा है, एक इस साइड को लग रहा है, चाहे दोनों के बीच में करंट सेम साइड को है, बट ये दोनों आपस में कैसे फ्लो कर रहे हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ लगा रहे हैं कि नहीं, लग रहा है ना, ये इस साइड को ये इस साइड को। और अगर दोनों के बीच में क्या हो, तो इसके ऊपर मान लो इस साइड को लगा, इसके ऊपर इस साइड को लगा, रिपल्सिव है, तो ये इस साइड को ये इस साइड को, तो यहां पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड का लग रहा है, दोनों की लेंथ सेम है, तो यहां पर लगाकर देख लिया। अगर अलग अलग भी हो तब भी तो बच्चा भी फोर्स एक जितना ही लगेगा, यहां पर देखा था हमने करके अभी। तो कैसे लगेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ हमेशा फॉलो होगा, डन, क्लियर है। इसके बाद बच्चा जी अभी दो केस ऐसे हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से करने होंगे, क्योंकि उन्हीं केसेस के बाद हम फाइंड कर देखेंगे कि दोनों फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, मींस जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाती है, जो मैग्नेटिक फील्ड है जो फोर्स है, दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। तो उस जगह पर पहुंचने के लिए, उस डेरिवेशन, उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फाइंड करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फोर्स अच्छा लगाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अच्छा फोर्स लगाती है। तो वो केस को भी आप दिमाग में रखें, क्वेश्चन रखकर रखें, क्वेश्चन लिख लें अभी आप कि दोनों में से किसका बड़ा है मैग्नीट्यूड, फोर्स किसके लिए बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो लिख कर रखें, हम उसको करेंगे अभी। तो ये हो गया। अभी एक छोटा सा बचा जी, उसे करने से पहले कि अगर छोटे छोटे से हम दो एक्सपेरिमेंट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट थे एक्सपेरिमेंट, वो क्या थे, मैं इसे इरेज नहीं करूंगा बच्चा जी, आप इसको लिख लेना बाद में। बट दो एक्सपेरिमेंट थे जो हमें बता रहे थे कि जो हमने जो अभी ये देखा कि करंट सेम साइड को जा रहा है या ऑपोजिट साइड को जा रहा है, दो करंट कैरी कंडक्टर से, तो वो वाकई में रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है, तो कैसे फाइंड होगा। तो उसके लिए हमने एक छोटे छोटे से दो एक्सपेरिमेंट है, वो क्या है देखिए। एक ट्रफ है, ट्रफ के अंदर क्या है, मरकरी है, मरकरी से भी करंट फ्लो कर सकता है। तो हमने क्या किया बच्चा जी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी है। तो यहां से करंट गया, यहां से जाएगा, तो यहां से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करंट, और ये मरकरी है सारा। तो ये जो वायर्स है, करंट आया, आई करंट आया, यहां से I1 हो गया, यहां से I2 हो गया, ओके। बाद में यहां पर गया और यहां से करंट वापस जा रहा है इस साइड। तो इन्हीं दो वायर से बच्चा जी करंट क्या जा रहा है, सेम साइड को जा रहा है, और मरकरी के अंदर डिप है। तो करंट अगर सेम साइड को हो तो बच्चा जी क्या होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहां पर एक स्विच लगा है, तो उसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ऑन कर दिया। तो क्या होगा बच्चा जी, देखेंगे हम क्या, कि हमें पता है कि मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा, इसके बावजूद भी बच्चा जी फोर्स इतना अच्छा होगा कि दोनों एक दूसरे की ओर आ जाएंगे। तो यहां पर थी, अभी ये कैसे हो जाएंगे, ये वायर्स ऐसे हो जाएंगे अंदर की ओर। तो अट्रैक्टिव नेचर शो हो गया, एक्सपेरिमेंट डन। तो रिपल्सिव के लिए क्या करें, उसके लिए भी करके देखें एक और चीज। तो उसके लिए भी हमने क्या किया, ऐसे ही लिया, फिर से
कुछ ऐसे कर दिया और यहां से वापस इसके अंदर डिप कर दिया, तो करंट आएगा और यहां से वापस जाएगा, तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो यहां से फ्लो क्या करेंगे, अभी देखिएगा कल इस स्विच को क्लोज किया तो बच्चा जी क्या हमारे पास आएगा रिजल्ट, ये दोनों ऑपोजिट थे तो ये एक दूसरे से क्या जाएंगे, ये यहां से इस साइड को हो जाएगा, ये यहां से इस साइड को हो जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे। तो यहां से हमें क्या शो हो गया बच्चा जी कि अगर ऑपोजिट साइड को करंट जाता हो तो बच्चा जी वो क्या शो करते हैं, रिपल्सिव नेचर शो करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट भी डन है, ये 2 एक्सपेरिमेंट थे। एक ही एक्सपेरिमेंट, अभी एक और एक्सपेरिमेंट है इसके बाद, वो भी हम करते हैं। अभी इसका आप एक बार इसको लिख लें, अगर यहां पर हो सकता है तो चलो यहां पर करते हैं बच्चा। एक और एक्सपेरिमेंट है, वो क्या है, वो है हमारे पास एक स्प्रिंग है बच्चा जी, ओके, और ये स्प्रिंग जाकर बच्चा जी डिप किया है किसके अंदर, किसी मटेरियल के अंदर जिसके अंदर से भी करंट क्या बच्चा जी फ्लो कर सकता है। तो मरकरी ही ले लें उसके लिए भी यहां पर, और इसकी जो स्प्रिंग का ये जो एंड पॉइंट है, ये जो इसको हम एस लिख लें, ये हल्का सा इसके साथ अटैच्ड है, ओके, हल्का सा इसके साथ अटैच्ड है। तो यहां से बच्चा जी क्या हुआ, मैंने बैटरी प्रोवाइड कर दी है, ओके। तो होगा क्या, अभी यहां से करंट जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा तो करंट इसके अंदर से जाएगा, करंट इसके अंदर से जाएगा तो बच्चा जी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अभी देखिए करंट कैसे जाएगा, इसी कॉइल्स में जाएगा बच्चा जी, कैसे, इस साइड को, तो उसके बाद फिर से इस साइड को, देखिए इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को। इसका मतलब जो 2 सक्सेसिव कॉइल्स के टर्न्स हैं उनमें से बच्चा जी करंट एक ही साइड को फ्लो कर रहा है ना, एक ही साइड को फ्लो कर रहा है। तो अगर बच्चा जी एक ही साइड को फ्लो करता हो तो वो कैसे होंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव नेचर शो करेंगे ना। तो हल्का सा ये एंड पॉइंट इसके साथ अटैच है, जैसे ही मैं इस स्विच को क्या करूंगा, क्लोज करूंगा, यहां पर अभी ऑफ कंडीशन में था, मैंने जैसे इसे क्लोज किया तो क्या हुआ, करंट फ्लो करा, जैसे ही फ्लो करा तो बच्चा जी इन्हीं कॉइल में से करंट एक ही साइड को फ्लो करता हुआ आगे जा रहा है। तो बच्चा जी क्या होगा, करंट का फ्लो सेम साइड को है तो अट्रैक्टिव नेचर, तो ये स्प्रिंग ऊपर को आ जाएगा, ऊपर को आ गया, तो ऊपर को आ गया तो यहां से कनेक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये पॉइंट जो एंड पॉइंट एस था ये इस लिक्विड से बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया तो इसका मतलब कनेक्शन ब्रेक हो गया। कनेक्शन ब्रेक हो गया तो बच्चा जी फिर से क्या होगा, ये जो फोर्स इन दोनों में से अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स था वो फिर से निकल जाएगा, वो फिर से हट जाएगा, तो ये फिर से स्प्रिंग नीचे आएगा, फिर से इसके साथ लगेगा, जैसे लगा फिर से सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया, तो फिर से अट्रैक्टिव नेचर, फिर से अट्रैक्टिव नेचर, फिर ऊपर को, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे एक्सपेरिमेंट लगातार चलता रहेगा। और इससे हमें क्या समझ में आया कि कॉइल्स में अगर टर्न सेम लेवल की हो, एक ही साइड को हो, तो बचा दिया अट्रैक्टिव नेचर शो होता है। तो हो गया क्लियर, दोनों एक्सपेरिमेंट डन है। इसके बाद जो हम वो मैग्नेटिक फोर्स के लिए चलेंगे या इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए चलेंगे कि कौन सी चीज किसके फोर्स ज्यादा बड़ा है वो फाइंड करेंगे। उसके लिए आप इसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद उसे करते हैं हम स्टार्ट। तो अभी हम बच्चा जी हमने फाइंड करना है कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो एक साइड पे लिख लें, क्वेश्चन लिखा था आपने पहले, उसका भी आपको आंसर मिलेगा बच्चा जी कि Fe बड़ा है या छोटा है Fm से। हमें नहीं पता, ये फाइंड, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स है। डन, ये फाइंड करना हमने बच्चा जी। तो करेंगे कैसे, अभी इसको ध्यान से समझना बच्चा जी आप सभी थिंग्स को। स्टार्ट कैसे करें, हम स्टार्ट करेंगे बच्चा जी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स पे लेकर चले। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो हमें पता है, 2 चार्जेस के ऊपर क्या पड़ता है बच्चा जी, वो क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स था, हमें पता था। डन। अभी यहां पर चार्जेस के अकॉर्डिंग है, तो यहां पर करंट तो नहीं पड़ा था, तो इसका मतलब अभी जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने करंट के ऊपर लेकर चले थे, रिलेशन हमने करंट का बनाया था, अभी उसी को हम लेकर जाए कहां तक, चार्जेस तक, ताकि यहां पर कुछ कैंसिल आउट हो सके और हमें पता चल सके कि Fe बड़ा है कि Fm बड़ा है। ओके, तो हमें Q1 Q2 तक आना पड़ेगा फिर से वापस। और Q1 Q2 है क्या, 2 I1 इसमें से I2 है, तो इसमें से चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है, दैट्स इट। समझ में आई बात। तो वो
इसी करंट से अभी इन तक वापस जाना है, तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा चले स्टार्ट कहाँ पर, बाइट-सैवर्ट्स लॉ। तो ये फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड पता करनी। बाइट-सैवर्ट्स लॉ ने बताया था डीबी क्या थी, आई के प्रोपोर्शनल, डीबी क्या था, डीएल के प्रोपोर्शनल, डीबी क्या था 1/r², कितनी दूरी पर है, आर के स्क्वायर के, और लास्ट वाला था डीबी क्या था, साइन थीटा के। दोनों के बीच में एंगल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को होगी, वो इस साइड को होगी, तो बचा जी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी इसके कारण, तो वो उस साइड को है तो 90 डिग्री बनता है, तो बचा जी ये 90 हो गया, तो बचा जी ये तो मैक्सिमम आ गया, ठीक है, थीटा लगाने की जरूरत नहीं, ये मैक्सिमम है। तो यहां पर बचा जी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो आई थी वो था μ0/4π I dl/r²। डन, ये थी हमारे पास साइन थीटा का, तो वो 90 है, किसके कारण, इसके कारण ऐसे यहां से उस साइड को, उस साइड को, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो इसके ऊपर जो लगेगी ये करंट इस साइड को, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को, तो 90 डिग्री बना, तो बचा यहाँ पर साइन 90 होगा, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये हमारे पास रिलेशन बना कहां से, बाइट-सैवर्ट्स लॉ से, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है। अभी रिलेशन तो बचा जी गया, अब फाइंड क्या करना है, फोर्स, कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो उसका रिलेशन भी हमारे पास अभी था, एफ क्या था, आई, और क्या था, एल, साथ में था बी। तो इसने पैदा की थी ये, तो यहां पर मैं लिखूं I1, तो यहां पर इसी की छोटी सी लेंथ विद थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ी सी लेंथ, तो मैं छोटी सी लेंथ ली ये dl, तो उसी ने मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पैदा की छोटी सी, कितनी, db। ओके, तो बच्चा जी क्या हुआ, पहले वाले के लिए था, ओके, तो वही इस पर लगेगी बच्चा जी, वो तो इतना जरूरी नहीं है लिखना। तो Fm की वैल्यू क्या आ गई बच्चा जी, मैग्नेटिक फील्ड ये वाली, तो वो आ गई db, किसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर, तो इसकी I2, तो इसका क्या और क्या, इसकी लेंथ, वो क्या होगी, छोटी सी लेंथ के ऊपर लग रही है, तो वो dl होगी। डन, इसने मैग्नेटिक छोटे से पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड बनाई इतनी सी मैग्नेटिक फील्ड, इतने इस करंट के ऊपर लगी, तो करंट कितना जा रहा था, थ्रू आउट I2 ही जा रहा है, तो I2 हो गया। तो लेंथ इसकी कितनी है, छोटी सी, ये लेंथ कौन सी होगी, dl2, तो यहां पर ये dl2 लिख दी होगी। डन, क्लियर है आपको, ये बात सभी हम जो पहले की थी वही कर रहे हैं, जो ये आज वाला है ये थोड़ा सा बाइट-सैवर्ट्स लॉ से हमने किया था, तो कुछ ये बन गया। तो यहां पर वैल्यू फिल करें इसकी, μ0/4π, साथ में आया I1, साथ में आया ये पहले के लिए था dl1/r², तो यहां पर इसकी I2, साथ में आया dl2, तो ये आई मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगा वो। तो यहां पर अभी भी चार्ज नहीं आया बच्चा, तो चार्ज लाना पड़ेगा। तो जब भी हमको चार्ज लाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो यहां पर लगाना पड़ेगा। तो वो क्या लगाएंगे, कैसे, थोड़ी लेंथ थी, करंट जा रहा है I, तो हमें पता है करंट बचा किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ थोड़ी है, थोड़ा सा टाइम होगा जिसके कारण ये लेंथ चल रही है, इस लेंथ के हमने पता है I इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T। तो करंट फ्लो कर रहा है बच्चा जी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज के कारण। तो बच्चा जी इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है I1, ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहा है Q1, विद वेलोसिटी फ्लो कर रहा है V1, कितने टाइम के लिए, dt के लिए। तो करंट क्या बना, Q/dt, थोड़े से टाइम के लिए, कितनी लेंथ पर, थोड़ी लेंथ पर। डन, करंट फ्लो कर रहा है बच्चा जी कितने के लिए, चार्ज उसमें से फ्लो किया क्या, Q, अभी ये फर्स्ट वाले के लिए था तो Q1, यहां पर 1, ये पहली लेंथ के लिए, तो टाइम उसने लिया dt। बात समझ में आई, किसी वायर से बच्चा जी करंट फ्लो कर रहा है I1, छोटा सा पार्ट लिया dl, कितने टाइम के लिए, dt के लिए, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है Q, विद वेलोसिटी v। इसमें से आपको ये थिंग क्लियर है कि करंट क्या आया, Q/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो Q थोड़ा सा टाइम था क्योंकि लेंथ थोड़ी लिया तो टाइम भी थोड़ा लेंगे ना बच्चा जी। तो I क्या है, Q/dt, साथ में dl1, तो यहां पर Q1 आ गया, तो dl1/dt क्या हुआ बच्चा जी, V1,
तो ये आ गया I1 की जगह, हो गया I1 की वैल्यू। फिर अभी बचा जी यहां पर क्या आ चुकी है हमारे पास, ये था हमारे पास I1 की वैल्यू थी Q/dt, तो I1 के साथ हमने लगाया बच्चा जी क्या, dl1, dl1 यहां लगाया तो यहां पर भी लगाएंगे, तो Q1 ये आ गया, dl1/dt क्या आ गया बच्चा जी V1, तो यहां पर क्या बना I1 dl, क्या बना Q1 V1 बन गया। यहां से क्या बना बच्चा जी I1 dl1, वो क्या बन गया बच्चा जी Q1 V1। उसी तरीके से I2 dl2 भी क्या बनेगा, इस अगर ये फाइंड करता हो, ये बनाता हो, तो ये भी क्या बनेगा बच्चा जी Q2 और साथ में V2। तो यहां पर F की रिलेशन क्या आया, μ0/4π, इसी में फिल करे Q1 Q2/r², तो साथ में है V1 V2। डन, रिलेशन बनके तैयार है। ये Fe है, ये Fm है, दोनों में से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा चेक करें अभी। तो लिखकर देखें बच्चा जी, ऊपर हम लिख रहे हैं Fm, दोनों को डिवाइड करते हैं, ये रिलेशन वैल्यू 1, ये है वैल्यू 2। Fm की वैल्यू क्या बनी 1/4π, साथ में क्या आया Q1 Q2, तो उसको लिखेंगे हम नीचे की वैल्यू आ गई ऊपर, तो 4πε0 यहां पर आ गया, Q1 यहां पर, Q2 यहां पर, और r² यहां पर आ गया। तो इसके कारण क्या हुआ, तो ये भी तो बचा जी दो चार्जेस आपस में कितने डिस्टेंस अपार्ट थे उसके लिए था। तो मान ले जाए वो इतनी दूरी पर अपार्ट है, तो वो r ही हो गया, तो वो भी r सेम उतना ही जितना ये था। ओके, समझ में आई बात। वो दो चार्जेस आपस में इन्हीं जगह पर फ्लो करते हुए आपस में मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, वही दो चार्जेस यहां पर चलते चलते आपस में मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, दोनों के लिए सेम r रखा है। तो नीचे है Fe, तो वो लिख लिया, ऊपर है Fm, तो यहां पर Fm की वैल्यू लिखें। Fm की वैल्यू क्या है μ0, नीचे क्या आया 4π, साथ में और क्या आएगा यहां पर, ये मैं साइड पे लिख देता हूं बच्चा जी, तो ये μ0 ये आया, साथ में आ रहा है Q1 Q2/r², साथ में आया V1 V2। क्या क्या गया Q1 Q2 गया, 4π गया, 4π गया, r गया, तो रह क्या गया बच्चा जी μ0 ε0, साथ में आया V1 V2, और यहां पर आया Fm/Fe। दोनों के यूनिट क्या है न्यूटन। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डायमेंशनलेस बन गई, डायमेंशनलेस होगी ना। अगर ये डायमेंशनलेस होगी तो बच्चा जी यहां पर हमें पता है कि इनके यूनिट्स क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के, इन दोनों के यूनिट्स बच्चा जी हमारे पास बनते हैं V1 V2। V1 V2 मीन्स क्या, मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां पर बच्चा जी यहां पर कुछ देखना पड़ेगा, कुछ गलती है यहां पर हो गई रे बाबा। Fe नीचे था, r स्क्वायर चला गया, Fm μ0/4π Q1 Q2 V1 V2/r²। तो ठीक है, सही है। हमारे पास V1 V2 आ गया। V1 V2 दोनों बच्चा जी क्या है, यूनिट इनके क्या है, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनका मतलब ये क्या हुआ, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों के यूनिट्स ये बने, ओके, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। बट बच्चा जी इस साइड क्या है, डायमेंशनलेस है। तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी +1 में, उसमें हमने ये थिंग्स पढ़ी थी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे बच्चा जी क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स सेम होने चाहिए। तो बच्चा जी इस साइड ये अगर डायमेंशनलेस है तो ये जो साइड है इधर तो बच्चा जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इस साइड भी ये, इनके लिए हमें यूनिट्स नहीं पता, तो
तो इसका मतलब बच्चा जी इनके जो यूनिट्स आपस में लिख कर कट कर जो बनेंगे बच्चा जी वो क्या होने चाहिए, यहां पर इनके ऊपर यूनिट लिखे जाए तो बच्चा जी वो तो बन गए ना मीटर स्क्वायर, नीचे आ गया सेकंड स्क्वायर, तो इनके ठीक इससे ऑपोजिट होने चाहिए। मींस जो इसके यूनिट बने वो क्या बने, वेलोसिटी के यूनिट। तो जो इसके यूनिट बने वो क्या होंगे बच्चा जी, वेलोसिटी के यूनिट ही बने बट इनवर्स बनने चाहिए। समझ में आई बात है। इनके जो यूनिट बने हमारे पास बच्चा जी वो तो बन गए मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, डन होगी बात। इन दोनों में से आपस में इनकी आपसी मल्टीप्लिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि ये जो दोनों साथ वाले हैं, इधर तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए, पर इधर तो हमारे इसका यूनिट तो हमारे पास आ रहे हैं वो क्या है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इनके क्या होने चाहिए सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात कि वेलोसिटी के इनवर्स होने चाहिए। तो वो इसका मतलब अभी क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास रिलेशन है तो इन्हीं को लगाकर चले तो फाइंड करके देखिए बच्चा ये क्या बनता है। अभी ये कहां पर थी, ये फ्री स्पेस में है म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट दोनों कहां पर है, फ्री स्पेस में है। तो इसका मतलब ये भी फ्री स्पेस में है, ये भी फ्री स्पेस में है। तो फ्री स्पेस में मतलब कहां पर, वैक्यूम में है। तो बच्चा जी इनके यूनिट्स आपस में कैसे हैं, हमें अभी पढ़ा ऐसे होने चाहिए। तो वैक्यूम में वेलोसिटी क्या होती है, सी स्क्वायर। वेलोसिटी वैक्यूम में होती है सी, बट यूनिट्स क्या चाहिए, यहां पर यूनिट्स इनके थे क्या, मीटर पर सेकेंड और इसका भी मीटर पर सेकेंड। तो इसके क्या होने चाहिए, इनसे ऑपोजिट। तो वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वैक्यूम भी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड में ही, बट उनकी साथ में कोई वैल्यूज भी होती है ना, बट वो दोनों आपस में कैसे हैं, इनवर्सली हैं। बात समझ में आई बच्चा जी, कोशिश कर रहे हो समझने की। तो यहां पर बच्चा जी मैं क्या लिखूंगा, अभी मेरे को वैल्यूज भी चाहिए ना, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, तो वो बनेगी हमारे पास एफ एम अपॉन एफ ई इक्वल्स टू, ये क्या थिंग बनेगी 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो बच्चे 1 अपॉन सी स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 और साथ में यूनिट क्या आया बच्चा जी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर चले जाएगा ऊपर, ओके। तो यहां पर इनके क्या थे, ये है किसकी V1 V2, ये कहां पर होंगी, इनके अंदर जो स्पीड आ रही है चार्जेस की, ओके, किसी मटेरियल के अंदर। तो वो बच्चा जी क्या होती है, नॉर्मली जो स्पीड चार्जेस की हो कंडक्टर के अंदर वो क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की नॉर्मल बच्चा जी एवरेज वैल्यू क्या है, 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर पर सेकेंड। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में भी। तो वो भी वैल्यूज हम यहां पर लिखकर देखेंगे। तो वो लिखेंगे कहां पर, सामने है तो यहां पर लिखिए 10 रेज़ टू पावर -4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, साथ में क्या आया मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये कट गए आपस में, तो ये यूनिटलेस बन गया ये पार्ट और ये भी पार्ट। तो बात समझ में आ गई बच्चा जी कि अभी मैंने यहां पर वैल्यूज क्यों फिल की और ये यूनिट्स आपस में कैसे कटेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों डायमेंशनलेस होनी चाहिए, क्योंकि ये डायमेंशनलेस है तो ये भी होनी चाहिए। तो इनके यूनिट्स हमारे पास थे, इसके नहीं थे, तो इसके इसका मतलब क्या होने चाहिए 1 अपॉन सी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली। तो सी की वैल्यू है क्या 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाकर चलेंगे। तो अभी वैल्यू बनी क्या बच्चा जी, 10 रेज़ टू पावर ऊपर बन गई -8 और नीचे बन गई बच्चा जी 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 थी, और साथ में एक और बनी, ये 3 इंटू 3 क्या बन गया 9 और यहां पर 16 हो गई। तो ये माइनस में है, यहां पर पॉजिटिव है, ऊपर जाकर ये क्या बन गया बच्चा जी -8 10 रेज़ टू पावर -16। ये नीचे 9 था, 9 अप्रोक्सीमेटली मीन्स अप्रोक्सीमेटली 10 हो गया। तो ये 10 नीचे था, ऊपर जाकर ये भी क्या बन गया माइनस। तो हम सभी के सभी इकट्ठा करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली क्या बनते हैं 10 रेज़ टू पावर -25। तो ये कुछ बना, ये क्या बना हमारे पास एफ एम अपॉन एफ ई। तो इसको अगर मैं इससे रिवर्स कर दूं, मींस कैसे कर दूं, एफ ई अपॉन एफ एम कर दूं, तो हमारे पास रिजल्ट आया 10 रेज़ टू पावर 25। उल्ट कर दिया 10 रेज़ टू पावर 25 आ गया। तो यहां पर इतना आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वो बच्चा बड़ा होता है किससे, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है। तो डन, आपको क्लियर होगी बात। तो ये वैल्यू हमने कैसे निकाली है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा जी ये थिंग, बट आपको आना चाहिए, कोई भी चीज छोड़िएगा मत।
क्योंकि इस बार पता नहीं है, अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सिलेबस में कितनी पार्ट्स नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे, कितने पार्ट्स छोड़े जाएंगे सिलेबस में, अभी वो भी क्लियर नहीं है। तो आप बच्चा जी जो भी थिंग्स अभी तक पढ़ रहे हो उसको बच्चा डीपली पढ़ें, कुछ भी छोड़कर मत चले, पता नहीं है कि आगे वक्त कैसा आएगा। तो ये हो गया हमारे पास बच्चा जी, इससे हमें पता चल गया कि किसकी वैल्यू इसकी बड़ी होती है, इस कंपैरेटिवली एज इससे कंपैरेटिवली इसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो आज हमारा फोर्स ड्यू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स खत्म हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क किसके कारण? करंट के कारण टॉर्क का बनना। मींस ये जो पढ़ा था इसी से किसको पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा। तो बच्चा जी इसी ये जो हमने पढ़ा ये क्या था? एक तरह से ये इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल ही तो है। फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर सबसे पहले टॉपिक हमने वही पढ़ा था, फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो एक तरह से किसका प्रिंसिपल था? इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इलेक्ट्रिक मोटर बच्चा जी हम आगे पढ़ेंगे। तो वो यहां पर इलेक्ट्रिक मोटर प्रॉपर नेम नहीं दिया, यहां पर क्या दिया है? टॉर्क ऑन आ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कोई रेक्टेंगुलर कंडक्टर है हमारे पास, उसके ऊपर टॉर्क क्या लगेगी जब उसे हम प्लेस्ड करेंगे कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमारे साथ जुड़े रहना बच्चा जी। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, एमीटर कैसे बनता है, वोल्ट मीटर कैसे बनता है गैल्वेनोमीटर से। तो बच्चे सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। तो खुश रहें, खुशहाल रहें और पढ़ते रहें, एंजॉय करें स्टडी को बच्चा जी।